हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फिजिकल ज्योग्राफी में जो सेकंड पार्ट है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 1। ये क्लाइमेटोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है उसमें आ जाते हैं। तो ये पहला जो चैप्टर है वो है आपका, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पेन और कॉपी आप लोगों ने नोटबुक ले ली होगी, और सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे बच्चों आप लोग वीडियो को देखते जाएंगे वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप वीडियो को देखते ही देखते जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अपने तैयार कर लें। तो पहले हेडिंग डालिएगा आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे कि आपको दिख रहा है, और उसमें सब हेडिंग डालिएगा आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या हुआ बच्चों, जहां यहाँ पे हम जो खड़े होते हैं इसके ऊपर जो है हमारा पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू में आता है वो ये आता है कि जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे ऊपर जो ये एटमॉस्फेयर है, जिसमें बच्चों देखो ये लेयर्स हैं, अभी सब कराऊंगा इसके बारे में। ये लेयर कौन कौन सी है, सबसे नीचे जो है आपकी ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर है, तीसरी लेयर अगर आप देखो तो मीजोस्फेयर है, और चौथी लेयर जो है थर्मोस्फेयर है, और एक तरीके से पांचवी लेयर कई लोग मानते हैं नहीं मानते हैं वो है आपकी एक्सोस्फीयर। लेकिन मेन तौर पे आपको ध्यान रखना है कि चार ही लेयर है, ट्रोपोस, स्ट्रैटोस, मीजोस और थर्मोस्फेयर। ये आपकी चार लेयरें होंगी। ठीक है, अब आपने अगर सब हेडिंग डाल दी होगी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपके एमसीक्यू में, गैसेस का परसेंटेज। तो आप यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में यहाँ पे लिखिए गैसेस अपनी नोटबुक में, और इधर आप लिखेंगे परसेंटेज। इधर क्या लिखेंगे बच्चों, परसेंटेज। ठीक है, एक क्वेश्चन तो देखो सीधा सीधा यहां से बन जाए तो मैं आपको करा रहा हूं। तो देखो सबसे ज्यादा अगर आपकी कोई गैस है आपके एटमॉस्फेयर में तो वो है आपकी, आप लोगों को शायद पता भी होगा कई लोगों को, नाइट्रोजन। इसका जो परसेंटेज है वो है 78.08%। तो आप देख लो कितनी बड़ी मात्रा में जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन है, और जितनी बार हम हवा इनहेल्ड इनहेल्ड करते हैं, हवा लेते हैं, तो ये नाइट्रोजन अच्छी खासी जो है हमारे लंग्स में पहुंचती है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इतनी ज्यादा नाइट्रोजन होने के बाद भी ये हमारी बॉडी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती है। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन जो हम इनहेल्ड करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे लंग्स में पहुंचने के बाद भी ये हमारे ब्लड में मिक्सअप नहीं होती है, और जैसे हम एक्सेल्ड करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, जितनी हमने नाइट्रोजन ली होती है उतनी ही नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ये जो नाइट्रोजन है किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है, लेगुमिनस लेगुमिनस प्लांट्स, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, इस नाइट्रोजन को किस में चेंज करते हैं, नाइट्रेट में। और ये नाइट्रेट जाके जो भी लेगुमिनस प्लांट का फाइनल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि लेगुमिनस प्लांट का सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप क्या लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, पल्सेस। तो जब आप दालें खाते हैं तो ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज होकर दालों के अंदर जाती है। जब ये दाल आप खाते हैं तब ये आपकी बॉडी जो नाइट्रेट है या नाइट्रोजन है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि सर अगर ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में दालों में जाती है, फिर दालें हम खाते हैं, और फिर हमारी बॉडी जो है इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करती है, तो इस नाइट्रेट का हमारी ह्यूमन बॉडी में यूज क्या है। यूज ये है बच्चों कि जितने भी हमारे बॉडी में सेल बनते हैं, या जितने भी हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, डीएनए बनते हैं, वो सब में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन या नाइट्रेट का क्या होता है, यूज होता है। इसलिए ये लेगुमिनस प्लांट्स बहुत जरूरी हैं हमारी दुनिया में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का परसेंटेज मैंने आपको लिखा दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे जो आपका है वो है आपका क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में वो है
20.95%। यही वो काम की चीज है जो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, 20.95%। अब एक क्वेश्चन बच्चों आता है, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा मिसअप हो रहा, आपने उन्होंने लिख लिया होगा। सेकंड चीज क्या लिखा है मैंने, ऑक्सीजन कितना लिखा, दोबारा लिख देता हूं मैं, 20.95%। ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगला फैक्ट आपको ध्यान रहे जो एग्जाम में पूछते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है जो हमारा ये एटमॉस्फेयर आप देख रहे हो, ट्रोपोज, स्ट्रैटोज, मीजोज, थर्मोस, कितनी हाइट तक आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग आप जैसे यहां पे हैं ऊपर की तरफ जाएंगे तो 120 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक, ऊंचाई तक आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हाँ, 120 किलोमीटर के अबव जैसी आप ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेंगे, एब्सेंस मिलेंगे, बहुत ही डायल्यूटेड फॉर्म में मिलेंगे, तो किसी काम के नहीं होंगे। तो यहाँ आपको देखो एक और फैक्ट समझ में आ गया, और आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मोटे तौर पे कितनी हाइट तक आपको मिलते हैं, तो आप टिक करके आइएगा 120 किलोमीटर की हाइट तक आपके मिलते हैं। और यहाँ एक और बात जो सबको पता होगी कि भाई ऑक्सीजन जो है वो कौन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन हैज बीन व्हाट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स बाय द व्हाट प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये तो सबको ही पता होगा, इसको तो बताने की जरूरत नहीं थी मुझे। फिर तीसरी जो आपके एटमॉस्फेयर में गैस मिलती है कंपोजिशन के तौर पे, वो है आपकी आर्गॉन। ठीक है, आर्गॉन मिलती है, इसका जो परसेंटेज है रट्टा मार दीजिएगा 0.93%। ठीक है, इतनी आपको ये गैस मिलती है। और आर्गॉन के बाद अगर बाकी के हम और गैसेस की बात करें तो आपको आर्गॉन के बाद जो है नियॉन मिल जाएगी, हीलियम मिल जाएगी, इसको लिख लीजिए आप। आर्गॉन के साथ साथ और बहुत ही माइक्रो लेवल पे कौन कौन सी गैस मिलती है, नियॉन मिलती है, उसके बाद आपकी हीलियम आपको मिलती है, फिर आपकी क्रिप्टॉन ये गैस आपको मिलती है, देन जेनॉन गैस आपको मिलती है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपके एटमॉस्फेयर में है, तो ये लगभग है आपकी परसेंटेज वाइज 0.036%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इतनी मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपकी क्या कह सकते हो कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज करने में, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जाए, देखिए परसेंटेज में कितनी कम है, लेकिन अगर ये लगातार बढ़ती जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जिससे क्या हो सकता है, आपका जो ग्लेशियर मेल्टिंग है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट है, वो आपका शुरू हो जाएगा, और अभी वो हो भी रहा है किसी तरीके से। अब बात यह आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादातर जो है कहाँ से, यार एक तो हमारे ह्यूमन बींग से या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे तो निकल ही रही है। तो अब इसीलिए बच्चों क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने सोचा कि भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही अगर बढ़ती रही तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे ही बढ़ेगा तो जो आपका क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वो हमारी दुनिया में क्या बनती जाएगी, हकीकत बनती जाएगी। तो इसको यानी कि जो CO2 की जो अमाउंट है उसको रोकने के लिए या उसको कांस्टेंट करने के लिए एक क्या अडॉप्ट किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपने सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में जो अडॉप्ट किया। देखो यहां से और आपको क्या मिल गया बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब अडॉप्ट किया गया। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गई, मेन मेन गैसेस हो गए जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गॉन हो गया, फिर और भी नियॉन गैसेस जो आपकी गैसेस थी वो हो गई, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले तरफ, अगले चैप्टर में या अगले टॉपिक में, वो है आपका क्या, आपका स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हेडिंग डाल दो, अब अगली हेडिंग डालना आप, स्ट्रैटिफिकेशन, STRATI, स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि जो लेयर्स है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब आपको लिखना है, तो एक डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ साथ ऐसे करके, क्योंकि फिर आपको याद रहेगा।
तो यहाँ पर हम आपको खड़ा कर देते हैं, यानी कि आप कहाँ पर खड़े हैं, ये कौन सी लेयर है आपकी, इसको हम लोग टेक्निकली बोल सकते हैं लिथोस्फीयर, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्रस्ट भी बोल सकते हैं। इसी पे आप खड़े हुए हैं। इससे ऊपर जितना जितना आपका ये पार्ट है, ये सब क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहली जो लेयर है, वो आप मान के चले क्या, ये यहाँ पर 0 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 0 किलोमीटर से लेकर आपका 16 किलोमीटर तक जो लेयर है, उसको हमने नाम दे दिया है क्या, ट्रोपोस्फियर। याद रहेगा, 0 to 16 किलोमीटर। अभी इसमें भी कई बुक्स में अलग अलग दे रखा है, किसी में 13 दे रखा है, पर एक स्टैंडर्ड जो दे रखा है वो यही दे रखा है, 0 to 16। ठीक, तो ट्रोपोस्फियर हो गया 0 to 16। उसके बाद 50 किलोमीटर तक जो है आपका, वो आपका क्या है, स्ट्रैटोस्फियर। ठीक है, यहां से आप स्पेलिंग दे सकते हो, ट्रोपोस्फियर। अगर मैं इसी को ले लूं तो कि 0 से लेकर 16 किलोमीटर तक क्या हो गया आपका, ट्रोपोस्फियर हो गया। फिर यहां से 50 किलोमीटर तक जो है वो क्या हो गया बच्चों, स्ट्रैटोस्फियर हो गया। इसको ऐसे जैसे डायग्राम आप बना रहे थे, इसी को करते जाओ कंटिन्यू। ठीक है, स्ट्रैटोस्फियर हो गया। और उसके बाद जो आपका क्या था, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, फिर क्या था बच्चों, मीजोस्फियर। ये आप मान के चलिए कहां से है, ये आपका है लगभग 80 किलोमीटर तक। ठीक है, मीजोस्फियर हो गया। और उसके बाद आपका जो है वो क्या हो गया, थर्मोस्फियर। 80 से अब आप मान के चलेंगे क्या, थर्मोस्फियर मानेंगे। और यहां पे ध्यान रखना, जो थर्मोस्फियर है, यानी कि आप कह सकते हो जो चौथी लेयर है, जो थर्मोस्फियर है, उसी को कई बुक्स में दो पार्ट में बांटा गया है। जो पहली लेयर है थर्मोस्फियर की, वो है आपकी आइनोस्फियर। इस लेयर को कहा गया है आइनोस्फियर। और जो ऊपर की लेयर है, इसको कहा गया है एक्सोस्फियर। जो कि कई बुक्स में जो आइनोस्फियर है वो बताया गया है कितना, 640 किलोमीटर तक। यानी कि देखो 80 किलोमीटर तो थर्मोस्फियर हो गया। उसके बाद इसी को दो पार्ट में आपने बांट दिया। आइनोस्फीयर को बताया गया है 640 किलोमीटर तक। और जो आपकी एक्सोस्फीयर है, ठीक है, वो लगभग बताई गई है कितनी, 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। तो ये है आपका क्या, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बस रट्टा मारो अभी से, ट्रोपोस सबसे पहला, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर के भी दो पार्ट है, नीचे वाला आपका आइनोस्फियर, ऊपर वाला आपका एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर 0 to 16, स्ट्रैटोस्फियर 50 किलोमीटर, मीजोस्फियर 80 किलोमीटर और थर्मोस्फियर अबव 80, 640 एंड देन एक्सोस 1000 किलोमीटर। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में स्ट्रैटोस्फियर ऑफ द एटमॉस्फियर, यानी कि जो ये लेयर्स हैं, इनके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और इससे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में कवर